अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के लॉन्गेस्ट रनिंग और मोस्ट कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। अपनी असल में ये मसला दो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स ज्यूइश ज़ायोनिस्ट और पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये दोनों ही सेम टेरिटरी के राइट को क्लेम करते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि किसी भी खित्ते में रहने वाले लोगों का दुनिया के मुरवजा कवानीन के लिहाज से अपनी किस्मत का फैसला खुद करने का कानूनी हक। और ज़ायोनिस्ट की एटमोलॉजी ये है कि ओल्ड यरूशलेम में ज़ायोन नाम की एक पहाड़ी थी। ज्यूज़ चूँकि खुद को उस सरजमीन के साथ जोड़ते हैं, लिहाजा इसी मुनासबत से वो खुद को ज़ायोनिस्ट कहते हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट को समझने में ये वीडियो आपके लिए एक एंट्री पॉइंट होगी। अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट की बेसिक्स को जानना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो का इंतखाब किया है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेडिटेरेनियन सी के मशरिक में मौजूद इजराइल दुनिया की वाहिद ज्यूइश स्टेट है और इसी के साथ अरब स्टेट पैलेस्टाइन है जो कि इजरायली ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर मुश्तमिल है। इन दोनों के दरमियान टेंशन की रीजंस को जानने के लिए हमें इनके माजी में झांकना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्यूज़ इस टेरिटरी के राइट को क्यों क्लेम करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक 1700 बिफोर कॉमन इरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बाद उनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बाद उनके साहबजादे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कनान के इलाके में बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, जो कि आज के दौर का वेस्ट बैंक, गाज़ा और इजराइल है। इसमें लेबनन, सीरिया और जॉर्डन के कुछ इलाके शामिल थे। इसी को बाद में लैंड ऑफ इजराइल और होली लैंड कहा गया। ज्यूज़ इसको प्रोमिस्ड लैंड इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये प्रॉमिस किया कि ये पीस ऑफ लैंड आप और आपके डिसेंडेंट्स के लिए है। 1000 बिफोर कॉमन इरा में किंग साउल ने इस इलाके में अपनी पहली बादशाहत कायम की। इसी साउल का जिक्र कुरान पाक में भी आया है और इसे तालूत के नाम से याद किया गया है। तफसीर कुर्तबी में बयान हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो बनी इसराइल के एक नबी शमऊन या समूईल अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने कहा कि उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, तो अल्लाह की तरफ से उन पर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया। तालूत के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बादशाहत संभाली तो उन्होंने इसी कनान यानी यरूशलेम में फ़र्स्ट होली टेम्पल बनाया, जिसे हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। ये फ़र्स्ट होली टेम्पल यहूदियों के लिए सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप थी। हैकल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शक्ल सूरत या ढांचा, जैसे देव हैकल, लेकिन इसी का एक मतलब डील डोल वाला और जसीम भी है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप चूँकि अपने साइज़ में बहुत बड़ी थी इसलिए इसे हैकल कहा गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से हैकल सुलेमानी। 931 बिफोर कॉमन इरा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद किंगडम दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। नॉर्थ साइड पर किंगडम ऑफ इजराइल जिसका कैपिटल समरिया था और साउथ साइड पर किंगडम ऑफ जोदा जिसका कैपिटल यरूशलेम था। 587 बिफोर कॉमन इरा में बेबीलोनियन एम्परर नेबुकदनेस्सर II बख्त नसर ने कनान पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को डिमोलिश कर दिया। 516 बिफोर कॉमन इरा में सेकंड टेम्पल बनाया गया जिसे रोमन्स ने 70 कॉमन इरा में डिस्ट्रॉय कर दिया। आज जो वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल हमें नज़र आती है ये उसी सेकंड टेम्पल की रिमेनिंग है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस पीरियड में ये पीस ऑफ लैंड किसके ज़ेरे इंतज़ाम रहा। मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ अक़वाम ने यरूशलेम पर हमला किया और यहूदियों को यहाँ से भागना पड़ा। 30 बिफोर कॉमन इरा से 6 कॉमन इरा तक रोमन्स इस पर काबिज़ रहे। इसके बाद ये इलाका बाज़ंटीनियन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया। 636 में हज़रत उमर के ज़माने में यह खिलाफत राशिदा का हिस्सा बन गया। 691 में उमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने यहाँ डूम ऑफ रॉक तमीर करवाया और 1267 में ममलूकों ने इस पर कब्जा कर लिया। बैटल ऑफ मार्ज दाबिक में ओटोमन रूलर सुल्तान सलीम अव्वल ने ममलूक रूलर कांसुगौरी को शिकस्त दी और 29 दिसंबर 1516 को वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। इस तरह सीरिया और पैलेस्टाइन ओटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गए।
पैलेस्टाइन की मॉडर्न हिस्ट्री 19th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर के बतदरीज कमज़ोर पड़ने से शुरू होती है। ओटोमन एम्पायर के डिमाइज के ओवरऑल तो बहुत से फैक्टर्स हैं, मगर पैलेस्टाइन में एम्पायर के खात्मे की दो अहम तरीन वजूहात हैं। नंबर 1, नेपोलियन ने 1798 को इजिप्ट और 1799 को पैलेस्टाइन पर हमला किया। इस हमले ने यूरोप की एज अ पॉलिटिकल पावर मिडल ईस्ट में एंट्री को यकीनी बना दिया और इसके साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान इस रीजन को कंट्रोल करने की एक लॉन्ग स्ट्रगल शुरू हो गई। पैलेस्टाइन के दो इलाकों गाजा और जाफा को मैनेज करने में तो नेपोलियन कामयाब रहा, मगर इजिप्ट में वो ब्रिटिश के हाथों शिकस्त खा गया। नेपोलियन ने पैलेस्टाइन के ज्यूज से ये प्रॉमिस किया कि अगर वो लोग ब्रिटेन के खिलाफ पैलेस्टाइन को फतह करने में उसकी मदद करेंगे तो वो यरूशलेम की रेस्टोरेशन और टेम्पल की रीबिल्डिंग की गारंटी देता है। ज्यूज ने नेपोलियन की इस पेशकश पर कोई कान न धरे, क्योंकि तब उनकी वफादारियां ओटोमन एम्पायर के साथ थीं और ओटोमन एम्पायर तब ब्रिटेन का एलाय था। दर हकीकत तो ये पेशकश महज एक चाल थी, क्योंकि इससे पहले नेपोलियन इजिप्शियन से कह चुका था कि वो दिल से मुसलमान है और उसे ममलूकों से जान छुड़ाने की गर्ज से मिस्रियों की मदद के लिए भेजा गया है। दूसरा अहम फैक्टर इजिप्शियन गवर्नर मोहम्मद अली और ओटोमन्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था। 1833 में मोहम्मद अली ग्रेटर सीरिया बशमूल पैलेस्टाइन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। गो के 7 साल के बाद 1840 में ओटोमन सुल्तान ने ब्रिटेन की मदद से सीरिया और पैलेस्टाइन को दोबारा हासिल कर लिया, मगर इस 7 साल के पॉलिटिकल अनरेस्ट ने पैलेस्टाइन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। बहुत से हिस्टोरियंस ने इसे अनआर्म्ड क्रूसेड भी कहा है, क्योंकि यूरोपियन क्लर्जी इसी पीरियड में यहाँ आकर आबाद हुई। 19th सेंचुरी के आखिर तक भले स्मॉल स्केल पर ही सही, मगर ज्यूश माइग्रेशन पैलेस्टाइन में जारी रही और इसके नतीजे में मुकामी किसानों और ज्यूश सेटलर्स के दरमियान पहली सिविल अनरेस्ट 1891 में शुरू हुई। उन सर्कमस्टांसेस को समझने में तब की डेमोग्राफी भी हमें बहुत मदद देती है। 1890s के आसपास पैलेस्टाइन में 10% क्रिश्चियंस, 4% ज्यूज और 86% मुसलमान आबाद थे। मुसलमानों के साथ साथ कैथोलिक क्लर्जी ने भी ज़ायोनिस्ट एक्टिविटीज़ पर काफ़ी एतराज़ात उठाए। फादर हेनरी लेमन्स ने 1899 में द ज्यूज इन पैलेस्टाइन एंड देयर सेटलमेंट के नाम से एक आर्टिकल भी लिखा, जिसमें उन्होंने ओटोमन सुल्तान को इस ज्यूश सेटलमेंट को महदूद करने या मुकम्मल तौर पर रोकने का कहा। अब यहाँ से हमारी कहानी में एक ज्यूश की फिगर की एंट्री होती है, जिसका नाम है थियोडर हर्जल। मई 2, 1860 को एक ऑस्ट्रो हंगेरियन ज्यूश फैमिली में पैदा होने वाला थियोडर हर्जल फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ज़ायोनिस्ट कहलाया। इसी हर्जल ने ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और एक ज्यूश स्टेट फॉर्म करने की कोशिश में पूरी दुनिया के यहूदियों को पैलेस्टाइन में माइग्रेट करने पर उभारा। 1896 में इसने द ज्यूश स्टेट के नाम से एक पैम्फलेट लिखा, जिसमें स्टेट का मुकम्मल खाका दिया, जो कि सिर्फ एक यूटोपियन आइडिया नहीं बल्कि एक प्रैग्मेटिक रियलिटी था। हर्जल की सीरियसनेस का अंदाज़ा उसके प्लान से बखूबी होता है, जैसा कि उसने चॉइस ऑफ लैंड से शुरू करके इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ज्यूइश ट्रांसमाइग्रेशन, प्लान्स ऑफ द टाउन्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज, लॉज, आर्मी सब कुछ डिस्कस किया। हर्जल ने ओटोमन एम्पायर की वल्नरेबिलिटी को भांपते हुए सुल्तान अब्दुल हमीद को लालच देने की कोशिश की कि वो एम्पायर को फॉरेन डोमिनेशन से रिलीज़ करवाने और डेट पे करने में फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, बस बदले में आप हमें पैलेस्टाइन या पैलेस्टाइन का कुछ हिस्सा दे दें। उसने एरिया की भी निशानदही की कि हैफा और अक्का से ट्रांस जॉर्डन और डेड सी तक का इलाका ज्यूइश इमिग्रेंट्स को दे दिया जाए। सुल्तान ने हर्जल को बहुत सख्त जवाब दिया, जो कि जवाब से ज़्यादा वार्निंग था। इसके बाद हर्जल ने जर्मन एम्परर कैसर विलहेल्म II को अपने और सुल्तान के दरमियान मीडिएशन का कहा। सुल्तान और कैसर विलहेल्म के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने के बावजूद सुल्तान ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। एक तरफ से नाकामी के बाद हर्जल ने एक दूसरा चैनल अडॉप्ट किया। अब के बार उसने एक इन्फ्लुएंशियल ओटोमन पर्सनैलिटी यूसुफ ज़ियाउद्दीन पाशा अल खालिदी को इन्वॉल्व किया। हर्जल ने खालिदी को यकीन दिलाया कि हमारा मकसद सिर्फ होली लैंड की डेवलपमेंट है, इसके अलावा कोई और एजेंडा नहीं। मगर इसके साथ ही हर्जल ने एक और चाल चली कि बैरूनी कर्जों के बोझ तले दबी ओटोमन एम्पायर अगर ज्यूज की इस पेशकश को ठुकराती है तो एम्पायर यहूदियों की दौलत के फ़ायदे से महरूम हो सकती है और नतीजतन ये किसी और मुल्क के हाथ भी लग सकती है। अपनी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल वीकनेसेस के हाथों मजबूर सुल्तान अब्दुल हमीद हर्जल के साथ मीटिंग करने पर राज़ी हो गया और ज्यूज को पैलेस्टाइन में सेटलमेंट की इजाज़त दे दी गई। दूसरी तरफ थियोडर हर्जल की कायम करदा ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिवली वर्क कर रही थी। इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर
अगस्त 1897 से लेकर 1904 तक 7 ज़ायोनिस्ट कांग्रेसेस मुनक्किद हुईं और 7th मीटिंग में यह बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया गया कि ज्यूइश नेशनल होम की क्रिएशन लैंड ऑफ इज़राइल में होगी। जाफा में 1906 में पहले हेब्रियू हाई स्कूल की बुनियाद रखी गई। 1910 में एरन एरनसन ने ज्यूइश एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन कायम किया। 1911 में एक जर्मन स्पीकिंग डॉक्टर एलिस एयरबेक ने हाइफा में पहला ज्यूइश हॉस्पिटल बनाया। जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो ऑटोमन एम्पायर ने ब्रिटेन और फ्रांस के अगेंस्ट जर्मनी को सपोर्ट करना शुरू किया, तो उसके रिस्पांस में ब्रिटेन ने तुर्कों के खिलाफ ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें अरब लीडर्स भी शामिल थे। हुसैन शरीफ ऑफ मक्का उनमें सर फहरिस्त था। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इजिप्ट सर हेनरी मिकमैन और शरीफ मक्का के दरमियान खुफिया तौर पर 10 खतूत का तबादला हुआ, जिसमें शरीफ मक्का ने ब्रिटेन को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। शरीफ मक्का की सूरत में ब्रिटेन की एक बड़ी मुश्किल भी आसान हो गई कि उन्होंने मुसलमानों को ये बावर कराना शुरू कर दिया कि मुसलमानों का असल नुमाइंदा तो शरीफ मक्का है, क्योंकि वो अरबी नस्ल है जबकि खलीफा तुर्की नस्ल है। शरीफ मक्का सीरिया, इराक और अरेबियन पेनिनसुला पर मुश्तमिल अपनी एक अलग अरब किंगडम चाहता था। दिसंबर 1917 को जॉर्डन में अकबा के मुकाम पर टर्किश आर्मी और अरब फोर्सेस के दरमियान एक डिसाइसिव बैटल हुई। अरब फोर्सेस को मशहूर ज़माना ब्रिटिश स्पाई थॉमस एडवर्ड लॉरेंस ऑफ अरेबिया लीड कर रहा था। अरब फोर्सेस ने टर्किश आर्मी को पैलेस्टाइन से बाहर धकेल दिया। दूसरी तरफ जनरल एडमंड एलनबे के अंडर ब्रिटिश ट्रूप्स ने पैलेस्टाइन और सीरिया पर कब्जा कर लिया और 8 दिसंबर 1917 को यरूशलेम हमेशा के लिए तुर्कों के हाथों से निकल गया।